दुनिया के हर देश अपनी शक्ति और अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और इस वजह से कई बार गुटों में शामिल होते हैं। लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है। वसुधा यानी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार, यानी पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वो एक परिवार का हिस्सा हैं। इस वीडियो में हम एक हाइपोथेटिकल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको बहुत ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। और ये मुद्दा है, भारत और चाइना अगर आपस में मिल जाते हैं तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्सपर्ट मेजर अमित बंसल, जो चर्चा करेंगे जो भारत और चाइना के पास्ट में क्या रिलेशन थे, प्रेजेंट में क्या रिलेशन है और आगे क्या संभावनाएं हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो पहला सवाल यही कि अगर चाइना और भारत दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ग्लोबल पावर में शिफ्टिंग और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो वर्तमान समय में है उसमें कितना परिवर्तन आपको दिखाई देता है? देवेंद्र जी, अगर हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हालांकि इसकी संभावनाओं की अगर हम बात करें तो सोचना काफी मुश्किल है। शायद दोनों देशों की तरफ से बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझ के चले और ऐसा समझें कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगी तो पूरे विश्व का परिदृश्य बदल जाएगा और पूरे विश्व का जो परिदृश्य है वो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। आप ये समझें कि आप एक तरफ तो भारत और चीन और एक तरफ समूचा विश्व, और उसके बावजूद भी आप मैं बिना किसी अतिशोक्ति के कहना चाहूंगा कि ऐसे स्थिति में पूरे इस संतुलन का झुकाव भारत और चीन की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों देश एक विश्व शक्ति बनकर के उभरेंगे जिसके आगे कोई ठहरने वाला नहीं है। जी। नंबर ऑफ पीपल अगर हम कहें, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह इन्हीं दोनों देशों में बसता है। साथ ही साथ अगर हम चाइना की पिछले कुछ वर्षों की पॉलिसीज देखें, कुछ वर्षों की जो निर्यात और प्रोडक्शन की उसकी पॉलिसी रही है, भारत कमोबेश उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाइना को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आपको विश्व में उभरना है तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा और एक्सपोर्ट की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। चाइना के पास इनोवेशन है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मैन पावर और भारत के पास भी इनोवेटिव माइंडसेट है। तो इन दोनों के मिलने से आप फाइनेंशियली, ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन में दोनों देशों के आपस में जुड़ जाने से, दोनों देशों का अगर हम व्यापार की बात करें तो लगभग $130 बिलियन का रहा पिछले एक साल वित्तीय वर्ष में। लेकिन यूएस की इकोनॉमी लगभग $19 ट्रिलियन की है, चाइना की $12 ट्रिलियन की है, भारत की उससे भी कम है, लगभग 3 से भी कम है। तो ऐसे में अगर ये दोनों देश मिलते हैं, दोनों देशों का नवाचार का माइंडसेट मिलता है, दोनों देशों की टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, तो कितना कुछ चेंज आ सकता है। देवेंद्र जी, अगर हम देखते हैं आंकड़ों पर ना जाते हुए अगर हम यूएस की इकोनॉमी देखते हैं लगभग $19 ट्रिलियन की है और भारत और चाइना की कुल मिलाकर के लगभग $16 ट्रिलियन के आसपास की है। आंकड़ों में ये कम है, लेकिन अगर आप इसका प्रभावशाली रूप देखते हैं, अगर आप इसका पूरा ओवरऑल विश्व की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव देखते हैं तो भारत और चाइना की इकोनॉमी का प्रभाव अमेरिका की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत और चाइना की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। अमेरिका के साथ इतने तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से ये दोनों इकोनॉमीज फैल रही हैं, जो ग्रोथ रेट है, अगर आप अमेरिकन ग्रोथ रेट देखेंगे और अगर आप चाइना और भारत का ग्रोथ रेट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद अगले 2 से 3 सालों में मिलकर ये दोनों इकोनॉमीज अमेरिकन इकोनॉमी को सरपास कर देंगी, हर हालत में सरपास कर देंगी। अब तीसरी बात आती है, हमने बात की केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, जबकि मैं जब भारत और चीन की युति को देखता हूं तो इसको मैं 3 एस्पेक्ट में देखता हूं। सबसे पहली है सैन्य युति, दूसरी है रणनीतिक युति, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, मिलिट्री एस्पेक्ट, और तीसरा है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और हम तीनों एस्पेक्ट में अगर मान करके चलें तो ये जो गुट है भारत और चाइना का, ये समूची दुनिया भी अगर एक तरफ इकट्ठी हो जाए तो भी इस पर भारी पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात रही। और क्या इन दोनों देशों के आपस में मिल जाने से पावर सेंटर जो अभी यूएस और यूरोप है इस समय, क्या एशिया हो जाएगा, पावर सेंटर शिफ्ट हो जाएगा? निस्संदेह पावर सेंटर विल बी इन एशिया। पावर सेंटर अगर ये दोनों देश मिलते हैं तो पावर सेंटर एशिया में ही रहेगा। फिर बाकी सारे जो देश हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वह अफ्रीका हो, ये सब नगण्य हो जाएंगे। जी। अब बात करते हैं बाकी देशों की।
कोरिया दोनों आपस में डिस्प्यूट है, कोरिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है, रूस और जापान के बीच में डिस्प्यूट है। तो क्या अगर ऐसा होता है, रूस कहीं ना कहीं चाइना के साथ अलाइन है, भारत के साथ अलाइन है, लेकिन अगर दोनों देश मिल जाते हैं तो क्या रूस, जापान, कोरिया, चीन ये सब अलाइन हो सकते हैं कि ये यूरोप, कहीं ना कहीं रूस भी इस बात से खफा रहा है, खफा रहता है कि यूरोप और अमेरिका दादागिरी क्यों दिखाते हैं, तो क्या ये सभी देश एक साथ अलाइन हो सकते हैं? देवेंद्र जी, अगर दो शक्तियां एक साथ आती हैं जी तो वो दो शक्तियां कभी अकेले नहीं होती हैं। जी अगर भारत और चीन साथ आएंगे तो बाकी महाशक्तियां भी इनके साथ जुड़ेंगी, फिर चाहे वो रूस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, जी सभी को सर्वाइव करना है। जी और जो एशियन परिदृश्य है, एशिया का जो परिदृश्य है, उसमें जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जापान है, चीन है, मंगोलिया है, रूस है और बाकी देश हैं, इन सबको कहीं ना कहीं लाइन में आना पड़ेगा अगर भारत और चीन की युति बनती है तो क्योंकि मैंने अगेन इसको बात में अगेन आई एम टेलिंग कि इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट हैं, चीन और बाकी देशों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो सबको साथ लाने के लिए सबसे पहले तो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी, डिस्प्यूट पर हम आएंगे, उससे पहले एक बात, जब आपने कहा कि सभी देशों को फायदा होगा, तो अल्टीमेटली चाहे हम चीन की बात करें या भारत की, दोनों का उद्देश्य है कि अपने देश के लोगों को फायदा पहुंचाना, फायदा मतलब जीवन स्तर उठाना, प्रॉस्पेरिटी लाना, संपन्नता लाने के लिए अगर दोनों देश आते हैं साथ में तो संपन्नता डेफिनेटली, रोजगार बढ़ेगा, आपके पास आर्थिक क्षमता आपके देश की बढ़ेगी, चाहे वो भारत हो या चीन हो, और ऐसे में जीवन स्तर लोगों का उठेगा। तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या है? क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही एक बड़ा कारण है इन दोनों देशों को आपस में दूर रखने के लिए, या विश्व की कोई ऐसी कहें कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसके लिए जिम्मेदार है, या दोनों देशों को एक दूसरे से खतरा या डिस्ट्रस्ट नजर आता है कि अगर ये उठेगा तो हमें नुकसान होगा? देवेंद्र जी, इसमें भी मैं तीन बातें कहूँगा। अगर हम भारत चाइना के संबंधों को देखते हैं, आज नहीं, जो आज से लगभग 13-14 शताब्दी पहले होते थे, तो संबंध बड़े मधुर थे। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार चाइना के अंदर कम्युनिस्ट लोग आए, कम्युनिस्ट शासन हुआ, क्योंकि हम लोग रिलीजियस तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर जुड़े हुए थे, दोनों देश एक ही कल्चर का पार्ट थे, एक तरह की कल्चर थी, एक तरह के भाव थे, एक तरह के धर्म थे, एक तरह की सारी धार्मिक प्रथाएं थी, तो उन सबको मिलजुल करके देश एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब चाइना में कम्युनिज्म आया तो कम्युनिज्म के बाद धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हुई, रिलीजन को हाशिए पर डाल दिया गया, स्पिरिचुअलिटी को हाशिए पर डाल दिया गया, तो चीजें बदल गई हैं। तो आज का चाइना वो चाइना नहीं है जो पहले हुआ, और इन दोनों में बहुत फर्क है, और इसके चलते जुड़ना बहुत मुश्किल है। और डिस्प्यूट केवल टेरिटोरियल नहीं है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट का एक हिस्सा है। इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे इकोनॉमिक डिस्प्यूट आपके भी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। विश्व की एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो कंपटीटर भी हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कंपीट करते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, एशियन पैसिफिक रीजन है, उसके ऊपर एकाधिकार, चाइना की जिस तरह की नीति रही है, आप देखते हैं वो हर जगह अपना एकाधिकार जताना चाहता है, और यही वजह है कि चाइना के उसके किसी भी पड़ोसी के साथ मधुर संबंध नहीं है। इट इज नॉट ओनली टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इट इज डिस्प्यूट सम काइंड ऑफ दैट की जो वर्चस्व की लड़ाई है। तो आपको वर्चस्व की लड़ाई भी लड़नी है, आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करने हैं, आपको इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करने हैं, ठीक है, और उस सबको चलते हुए एक साथ लेकर के चलना है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और इन सबको रिजॉल्व होना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन यस, अगर हो जाते हैं लोग तो बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। रशिया सर्टेनली इस गुट को ज्वाइन करेगा, जापान सर्टेनली इस गुट को ज्वाइन करेगा, क्योंकि आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जिसने भी अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज को ज्वाइन किया, अमेरिका ने और यूरोप ने उनका इस्तेमाल ही किया है। एशिया के किसी भी देश को आप देख लें, चाहे आप वियतनाम को देख लें, वियतनाम का एग्जाम्पल आपके पास से, पहले फ्रेंच थे, फिर अमेरिका आया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। फिलीपींस का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर विदेशी ताकतें आई। भारत भी 1947 तक एक ब्रिटिश उपनिवेश था, क्या हुआ, ब्रिटेन ने भारत को इस्तेमाल किया और छोड़ करके चले गए। तो यही स्थिति कमोबेश सभी देशों के साथ है, और देश इस बात को जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप देशों को इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं। देख, ये बिल्कुल बड़ी बात है, और ये देश सभी देश समझते हैं इस चीज़ को, कोई अनजान नहीं है इन चीज़ों से। लेकिन अगर इस तरह का बदलाव आता है, जो हाइपोथेटिकल बातें हम आज कर रहे हैं, अगर इस तरह का भविष्य में चाहे 1 दशक 2 दशक बाद भी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो निश्चित रूप से एशिया का वो हिस्सा जो आज पिछड़ा है, जो आज संपन्न नहीं, विपन्नता का शिकार है, तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी भुखमरी है,
ये सिचुएशन पूरी की पूरी बदल जाएगी और यूरोप अमेरिका जैसी संपन्नता, यूरोप अमेरिका जैसा विकास या कह सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक और अहम बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका और यूरोप पश्चिमी जो देश हैं वो तमाम देशों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। तो चाइना और भारत का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। नहीं, चाइना और भारत का ऐसा इतिहास नहीं रहा, क्योंकि चाइना ने भी कभी भी किसी देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाया, ना भारत ने किसी देश को। भारत अपने देश के अंदर रह करके ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ करता रहा है जी। चाइना भी ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ करता रहा है, पर सिचुएशन तब बदली जब चाइना में कम्युनिस्ट लोग आए और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और अपने कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करते हुए सारे देशों के साथ अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट किए। और अगर इस तरह का बदलाव होता है, जैसा कि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल थॉट है, हाइपोथेटिकल आइडियोलॉजी है ये कि चाइना और भारत एक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हुआ तो भारत और चीन का विकास तो होगा और जैसा कि हमने जिक्र किया कि एशिया में बहुत बदलाव हो सकता है। और इस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी जो दादागिरी है या उनकी मोनोपोली है तमाम चीज़ों में, चाहे यूएस का चाहे संयुक्त राष्ट्र की बात हो या तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हों, उन पर उनकी मोनोपोली ख़त्म हो सकती है। आपने समय दिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के और संभावित मुद्दों पर चर्चा अपने दर्शकों के साथ करते रहें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा India.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।